केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ लॉग के लेक्चर नंबर 5 की। 4 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ। हालांकि जो पिछला लेक्चर था वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 के रूप में। तो पिछले लेक्चर में हम लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जो पैटर्न होता है वो होता है 4f, 5d और 6s। ठीक है, जिनोन अक्रिय गैस तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना नहीं होता। ठीक है, तो जिनोन तो हम वैसे लिख देंगे, उसके आगे हम क्या लिखेंगे 4f, 5d और 6s। ठीक है, s में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसके बाद में मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी ट्रिक के रूप में। क्या लाइन थी? शेर गुड़ लाया। शेर का मतलब था C, गुड़ का मतलब था GD और लाया का मतलब था LA और LU। कितना किलो लाया था? 1 किलो लाया था। शेर गुड़ लाया, कितना किलो लाया? 1 किलो लाया। तो शेर का मतलब है C का मतलब सीरियम, गुड़ का मतलब है GD का मतलब गैडोलियम और लाया का मतलब है LA और LU। कितना लाया? 1 किलो लाया। 1 किलो लाने का मतलब है कि ये जो 4 तत्व हैं इनके D उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है और शेष जितने भी तत्व हैं बाकी के D उपकोष में, शेष जितने भी तत्व हैं उनके D उपकोष में आपको कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 0। तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, इसमें भी 1 आएगा। ठीक है, ये लाया हो गया, ये शेर हो गया, इसमें 0 0 0 0 0, इसमें 1 हो जाएगा गैडोलियम में, फिर इसमें 0 और लास्ट वाले में भी कितना आ जाएगा? 1। तो देखो, एक तो गुड़ यानी गैडोलियम में 1 आएगा D में, LU में 1 आएगा D में, CE में आएगा D में 1 और LA में आएगा D में 1। शेष जो तत्व हैं उनके D उपकोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में क्या करना है आपको? देखिएगा, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना है? 57। 54 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन तक के हो गए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे। 54 और 3 कितना होता है? 57। इसका मतलब F में कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काउंट करके जो बच रहे इलेक्ट्रॉन उनको F में फिल करना है। 54 और 3 कितना होता है? 57 और इसका परमाणु क्रमांक 58 है, यानी 58 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जिनमें से 54 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन के हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे। 54 और 3 कितने हो गए? 57। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, वो किस में आएगा? F में। अब इसको देखिएगा, प्रेसियोडीमियम को 54 इलेक्ट्रॉन जिनोन के, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। 54 और 2 कितने हो गए? 56। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? F में। अब अपन बात करेंगे नियोडीमियम की। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 60। 60 में से 54 तो जिनोन के हो गए, 2 ये रहे। ठीक है, 54 और 2 56 और भरने कितने हैं? 60। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेष है, तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्रोमिथियम में आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें भी क्या आएगा? 7। काउंट कर सकते हो। 54 और 2 56, 56 और 1 57, 57 और 7 कितना होता है बच्चों? 64 होता है। ठीक है, फिर 8 नहीं आएगा, सीधा 9 आएगा। चेक कीजिएगा, 54 और 2 56, 54 और 2 56, 56 और 9 कितना होता है? 65। फिर 10 आएगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर लास्ट में भी क्या आएगा? 14 आएगा। तो इस प्रकार से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सर परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले आप गैडोलियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको एग्जाम में दे भी दिया जाए और ना भी दिया जाए। तो गैडोलियम का परमाणु क्रमांक आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। ले सीने पर नदियाँ, पहाड़ों पर समीर, यू गद कितने नंबर पे आ रहा है? 64 नंबर पे आ रहा है। तो 4f, पहले जिनोन लिखोगे, 4f, 5d,
6s, s में हमेशा कितने 2, ठीक है। अब गैडोलियम जो है वो इस लाइन में आता है, शेर गुड़ लाया, ठीक है। ये जो 4 तत्व हैं, इन 4 तत्वों के डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो यहाँ पर एक बढ़ दोगे तो 54 और 3 कितना हो गया 57, ठीक है। और भरने कितने हैं 64, इसका लो 7 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे एफ में। तो बताओ गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 4f7 5d1 6s2। इसी प्रकार मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए dy का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो dy का सबसे पहले परमाणु क्रमांक पता करोगे, कितना होता है बच्चों 66 होता है, कितना होता है 66, ठीक है। फिर लिखोगे जिनोन 4f 5d 6s, s में हमेशा कितने 2, शेर गुड़ लाया में ये dy आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब d में कितना हो जाएगा 0, 54 और 2 56 हो गया, और है कितना इसका 66। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे f में। तो dy का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा जिनोन 4f10 5d0 6s2। मान लीजिएगा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ठीक है, तो पूरी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पूरी टेबल बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक पता करोगे, कितना है 58, यहाँ पर लिखोगे जिनोन 4f 5d 6s, s में हमेशा कितने 2, शेर गुड़ लाया में c आता है कि नहीं आता है, आता है, इसका मतलब d में 1 हो जाएगा, इसका कितना है 54 और 2 56 और 1 57, और ये कितना है 58, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 56 और 1 57 और 1 58, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी गलत लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4f1 5d1 और 6s2। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंथेनाइड श्रेणी का जो भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक आप पता कर लोगे या आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप जिनोन लिखोगे, उसके आगे लिखोगे 4f 5d और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना, ठीक है। अब जो d उपकोष है ना उसमें 0 होगा या 1 होगा वो आपको पता करना है इस लाइन से, ठीक है। उसके बाद में आपको f में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरने हैं, जो उसका परमाणु क्रमांक है और जो टोटल आप भर चुके हो उसका जो अंतर है वो किस में भर देना है, f में भर देना है। स्वयं प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे। चलिएगा आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिएगा सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो आप कहोगे +3 होती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर लिख रहे हैं, तो +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, इसका मतलब सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 क्यों होती है, तो इसका कारण ये होता है कि बच्चों लैंथेनाइडों के प्रथम 3 आयनन विभवों के मानों का योग, लैंथेनाइडों के प्रथम 3 आयनन विभवों का योग, विभवों के मानों का योग काफ़ी कम होता है, जिस कारण से ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से दर्शाते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। क्यों होती है, क्योंकि लैंथेनाइडों के प्रथम 3 आयनन विभवों के मानों का योग काफ़ी कम होता है, जिस कारण से ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले 2 तत्वों की बात कर रहे हैं जो मुख्य रूप से हैं। एक तो सीरियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, और एक है टर्बियम जो होता है वो +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है।
ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सीरियम प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, टर्बियम प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है। तो इसका कारण देखिएगा। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों? सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिनोन 4f1 5d1 6s2। यदि मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 तो s से, एक d से और एक f से, तो बताओ सीरियम प्लस 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? सीरियम प्लस 4 बनेगा, और बनने के बाद में जो विन्यास होगा वो कैसा होगा देखिएगा। चारों इलेक्ट्रॉन निकालते इसके ऊपर प्लस 4 आवेश आ जाएगा। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बताओ यहाँ पर क्या आ गया? जिनोन। तो ये जिनोन क्या है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। तो सीरियम प्लस 4 का जो विन्यास होता है वो अक्रिय गैस विन्यास होता है। इस कारण से सीरियम प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? स्थायी होता है। ध्यान रखिएगा, सीरियम प्लस 4 क्यों दर्शाता है? अक्रिय गैस विन्यास के कारण। अब अपन बात करेंगे टर्बियम की। टर्बियम भी प्लस 4 दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है? टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा। टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिनोन 4f9 5d0 6s2। यदि मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकलेंगे, 2 f से निकाल दो, तो बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अब 4f7 5d0 6s0। तो बताओ टर्बियम प्लस 4 में आ गया। अब बताओ ये विन्यास कैसा है? अर्धपूरित है कि नहीं है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, और इस स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण टर्बियम प्लस 4 में क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे प्लस 2 कौन कौन से दर्शाते हैं। तो एक तो यूरोपियम आपको ध्यान रखना है, प्लस 2 दर्शाता है, और एक इटर्बियम, ये भी कितनी दर्शाता है? प्लस 2। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है EU प्लस 2 का कारण बताओ। EU प्लस 2 का क्या बताओ? कारण। तो आप देखिएगा EU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा। EU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f7 5d0 6s2। यदि मैं यूरोपियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूं, तो बताओ अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा? 4f7 5d0 6s0। और ये विन्यास कैसा होगा बच्चों? अर्धपूरित होगा। तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण EU जो होता है वो प्लस 2 में भी पाया जाता है। उसी प्रकार इटर्बियम को देखिएगा। इटर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f14 5d0 6s2। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4f14 5d0 6s0। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। और 14 इलेक्ट्रॉन यदि f में होते हैं तो वो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो क्या होता है? स्थायी होता है। तो इस कारण से ये भी क्या दर्शाता है? प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये मुख्य रूप से मैंने आपको 4 तत्व बताए जो प्लस 4, जिनमें से 2 तत्व प्लस 4 दर्शा रहे हैं और 2 तत्व क्या दर्शा रहे हैं? प्लस 2। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब बोर्ड परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहली बात, लैंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो आप बताओगे प्लस 3। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा सीरियम प्लस 4 में क्यों पाया जाता है? तो आप कहोगे अक्रिय गैस विन्यास के कारण। इस प्रकार से लिख के बता देना। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा टर्बियम प्लस 4 में क्यों पाया जाता है? तो आप ये विन्यास लिखोगे, नीचे लिखोगे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। यूरोपियम प्लस 2 में क्यों पाया जाता है? प्लस 3 के अलावा प्लस 2 भी होती है इसकी, तो इसका कारण होगा अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। और इटर्बियम प्लस 2 का कारण हो जाएगा पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। तो ये हमने बात कर ली ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 क्यों होती है? तो आप कहोगे क्योंकि इनके प्रथम 3 आयनन विभवों के मानों का योग काफ़ी कम होता है। और आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसका मतलब प्रथम 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। उनका योग क्या होता है? बहुत कम होता है, जिस कारण से 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और ये प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के बाद हम बात करेंगे लैंथेनाइडो के रासायनिक गुणों की या लैंथेनाइडो की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। देखिएगा, मैंने आपको बताया कि लैंथेनाइडो के
प्रथम 3 आयनन विभवों के मानों का जो योग होता है वो अत्यंत क्या होता है, कम होता है, काफ़ी कम होता है, जिस कारण से लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और इनकी जो केमिस्ट्री है, इनके जो रासायनिक गुण हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाशीलताएं लेंगे, कुछ रासायनिक गुण लेंगे। पहला रासायनिक गुण है अपचयक गुण। रासायनिक अभिक्रियाशीलता को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि लैंथेनाइडों को एलन प्रतीक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो लैंथेनाइड मैंने आपको बताए LaCePr आदि जो मैंने लैंथेनाइड बताए, इन सबका एक कॉमन प्रतीक है क्या, एलन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लैंथेनाइडों का प्रतीक क्या होता है। तो सभी लैंथेनाइडों को एक कॉमन प्रतीक के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, एलन। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। पहला है अपचयक गुण। देखिएगा, लैंथेनाइड जो होते हैं वो प्रबल अपचयक की भांति कार्य करते हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लैंथेनाइड प्रबल अपचयक क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लैंथेनाइडों के प्रथम 3 आयनन विभवों के जो मान होते हैं उनका जो योग होता है वो अत्यंत क्या होता है, कम, जिस कारण से ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेंगे तो बताओ लैंथेनाइडों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या होते हैं, अपचयक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण आसानी से हो रहा है, इसका मतलब लैंथेनाइड जो होंगे वो कैसे होंगे, प्रबल अपचयक होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न क्या आएगा कि लैंथेनाइड प्रबल अपचयक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। तो आप कहोगे लैंथेनाइड आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं वो भी आप लिखोगे, क्योंकि इनके प्रथम 3 आयनन विभवों के मानों का जो योग होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से ऑक्सीकृत होंगे तो बताओ प्रबल अपचयक की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगी। दूसरा रासायनिक गुण है जल से अभिक्रिया। जब लैंथेनाइड जल से अभिक्रिया करते हैं तो एक तो हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। लैंथेनाइड जब जल से क्रिया करते हैं तो लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड बनते हैं LnOH3 प्लस कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर एलन की जगह आप कोई सा भी लैंथेनाइड लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया Pr, तो Pr + H2O से क्या बन जाएगा, PrOH3 प्लस कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, H2। समझ में आ रही है। ठीक है, और भी कोई सा भी आप लैंथेनाइड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बताओ जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। फिर है ऑक्सीजन से क्रिया। लैंथेनाइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो लैंथेनाइडों का ऑक्साइड बनता है Ln2O3। कौन सा ऑक्साइड बनता है, Ln2O3। उसके बाद में हाइड्रोजन के साथ क्रिया। लैंथेनाइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं, एक होता है LnH2, एक होता है LnH3। LnH2 अरस समीकरण मितीय यौगिक है। अरस समीकरण मितीय यौगिक है। अरस समीकरण मितीय यौगिक का मतलब होता है कि जब धनावेश ऋणावेश के साथ पूर्णतया बैलेंस नहीं हो तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है अरस समीकरण मितीय यौगिक। तो देखिएगा लैंथेनाइड हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, LnH2 और LnH3। और ये अभिक्रिया लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, संपन्न होती है। हैलोजन के साथ क्रिया करके लैंथेनाइड जो होते हैं वो लैंथेनाइड हैलाइड बनाते हैं LnX3 टाइप के, LnX3। ठीक है, LnX3 का मतलब Ln+3 और 3 क्या हो गए, X-। ठीक है, तो LnX3 प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड। फिर है अधातुओं से क्रिया। लैंथेनाइड जब अधातुओं से क्रिया करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो Ln बनेगा, लैंथेनाइड नाइट्राइड। सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो Ln2S3 बनेगा, और कार्बन के साथ क्रिया होगी तो LnC2 बनता है, जो कि एक अरस समीकरण मितीय यौगिक होता है। देखो ये यौगिक रस समीकरण मितीय यौगिक है क्योंकि धनावेश ऋणावेश के साथ क्या है, संतुलित, Ln+3 और OH कितने हैं, -3। ठीक है, ये भी क्या है, एक रस समीकरण मितीय यौगिक है। देखो Ln पे कितना चार्ज होता है, +3,
+3 गुणा 2 कितना हो गया, +6। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। 3 ऑक्सीजन है तो -6 और +6। बताओ आवेश संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर देखो Ln पे +3, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर हाइड्राइड की फॉर्म में है तो H-H-। समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे धनावेश ऋणावेश के साथ संतुलित नहीं है। तो ये यौगिक कैसा होगा, अरस समीकरणमिति। ये रस समीकरणमिति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Ln पे +3 और हाइड्राइड के ऊपर -1 तो बताओ ये भी क्या हो गया, रस समीकरणमिति। ये क्या हुआ, अरस समीकरणमिति। अब देखो ये रस समीकरणमिति है क्योंकि Ln पे +3 और x पे -1 और -1। ये भी क्या है, रस समीकरणमिति, क्योंकि Ln पे +3 और नाइट्रोजन पे कितना, -3। ये भी रस समीकरणमिति है, लेकिन ये रस समीकरणमिति यौगिक नहीं है क्योंकि Ln और कार्बन का जो आवेश है वो आपस में संतुलित नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली लैंथेनाइडों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन बुक में दे रखा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लैंथेनाइड संकुचन के बाद हम बात करेंगे लैंथेनाइड संकुचन के परिणामों की। तो 3 परिणाम आपको ध्यान रखने हैं, मतलब जो लैंथेनाइड संकुचन की घटना है इसके कारण से क्या प्रभाव पड़ते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला परिणाम है लैंथेनाइडों का पृथक्करण। देखिएगा, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि लैंथेनाइडों का जो पृथक्करण है वो आयन विनिमय विधि द्वारा किया जाता है। आयन विनिमय विधि, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि लैंथेनाइडों का पृथक्करण कौन सी विधि से होता है, आयन विनिमय विधि से। देखिएगा, लैंथेनाइडों के जो अधिकांश गुण होते हैं वो आपस में समान होते हैं, लगभग। अधिकांश गुण आपस में क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, जिस कारण से लैंथेनाइडों का पृथक्करण करना एक मुश्किल कार्य होता है, आसान नहीं होता। परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके कुछ गुणों में अंतर आ जाता है। इनके कुछ गुणों में क्या आ जाता है, अंतर, जैसे आयनिक आकार है, जैसे संकुल निर्माण की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो कुछ गुणों में अंतर आ जाता है और इसी आधार पर आयन विनिमय विधि के द्वारा लैंथेनाइडों का क्या किया जाता है, पृथक्करण। दूसरा है हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति। जब हम लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे LaOH3 से किधर, बाएं से दाएं जाने का मतलब La से किधर जाएंगे, Lu की ओर, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इनकी क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आती है। सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति होगी LaOH3 की, फिर होगी CeOH3 की, फिर PrOH3 की। इसी प्रकार सबसे कम किसकी होगी, LuOH3 की। तो क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आ रही है, कमी। और कमी क्यों आती है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो लैंथेनाइडों के आकार में क्या आ रही है, कमी। तो कमी आने के कारण क्या होता है कि इन लैंथेनाइडों का OH- आयन के ऊपर जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ता जाता है। और आकर्षण बल यदि बढ़ेगा तो OH- आयन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम। और त्यागने की प्रवृत्ति यदि कम होगी तो बताओ क्षारीय प्रवृत्ति में भी क्या आएगी, कमी। तो याद रखिएगा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण से इनके हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, कम। और तीसरा जो परिणाम है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार जो होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। लगभग क्या होता है, समान। ठीक है, जैसे जर्कोनियम का आकार हैफनियम के लगभग क्या होता है, समान। Nb का आकार TA के लगभग क्या होता है, समान। 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। और जिन दो तत्वों के बीच, यानी 4D और 5D श्रेणी के जिन दो तत्वों के बीच लैंथेनाइड नहीं आते, कौन से हैं वो, Y और La, इनका आकार लगभग समान नहीं होता। लैंथेनम का आकार इट्रियम से काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इट्रियम से बड़ा आकार किसका है, लैंथेनम का। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में लैंथेनाइड्स नहीं आते। और 4D 5D श्रेणी के जो शेष तत्व हैं उनके आकार लगभग क्या होते हैं, समान, अपने वर्ग में, एक ही वर्ग में। बताया था आपको पहले। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्टिनाइड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।